अगर इस उम्र में तुम अपनी माँ का कन्यादान करोगे राघव, तो ये पूरा समाज हम पर थूकेगा। हमारे खानदान की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। जब राघव के बड़े ताऊजी ने फोन पर दहाड़ते हुए ये बात कही, तो दिल्ली की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर राघव का खून खौल उठा। उसने बिना डरे, बेहद शांत लेकिन फौलादी आवाज में जवाब दिया, ताऊजी, जब पापा के जाने के बाद हमारे घर में खाने को दाने नहीं थे, तब आपकी मर्यादा कहाँ सो रही थी? तब मेरी माँ ने सिलाई करके मुझे पाला था। आज जब वो अकेली हैं, तो मैं समाज के डर से उन्हें घुट-घुट कर मरने नहीं दूंगा। मैं अपनी माँ की शादी करा रहा हूँ और धूमधाम से कराऊंगा। ये कहानी है राघव की, जिसने समाज की सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर अपनी 52 साल की माँ सुमित्रा देवी की दूसरी शादी कराने का एक अनोखा और साहसिक फैसला लिया। राघव स्वभाव से बेहद शांत, सुलझा हुआ और व्यवहारिक इंसान था। उसकी शादी करीब 2 साल पहले प्रीति से हुई थी। प्रीति भी एक बैंक में काम करती थी और दोनों की जिंदगी पटरी पर बहुत खूबसूरत तरीके से दौड़ रही थी। लेकिन राघव की जिंदगी में एक सबसे खास और मजबूत स्तंभ थी उसकी माँ सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी दिखने में बेहद ग्रेसफुल, अनुशासित और थोड़ी कड़क स्वभाव की महिला थी। राघव के पिता का देहांत तब हो गया था जब राघव सिर्फ 10 साल का था। तब से लेकर आज तक सुमित्रा देवी ने अकेले दम पर राघव को पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज वो एक बड़े शहर में इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा। राघव अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। सुमित्रा जी भी राघव के साथ ही दिल्ली के उनके अपार्टमेंट में रहती। घर में सास बहू के बीच छोटे मोटे नोकझोंक तो होते थे, जैसा कि हर आम भारतीय परिवार में होता है, लेकिन कुल मिलाकर माहौल बहुत बढ़िया था। एक दिन राघव ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि घर में एक अजीब सी खामोशी है। आमतौर पर शाम के समय सुमित्रा जी भजन सुन रही होती थी या रसोई में प्रीति के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही होती थी। लेकिन उस दिन वे अपने कमरे में बैठी थी और उनके हाथ में एक बहुत पुरानी डायरी थी। राघव चुपचाप उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसे देखा कि उसकी माँ की आंखों में हल्के से आंसू थे। लेकिन जैसे ही सुमित्रा जी ने राघव की जूतों की आवाज सुनी, उन्होंने तुरंत अपनी डायरी बंद कर दी और आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा दी। राघव ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? सुमित्रा जी ने बात को टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही पुरानी यादें ताजा कर रही थी। तू जा, हाथ मुंह धो ले, मैं चाय लाती हूँ। राघव चला तो क्या, लेकिन उसके दिमाग में एक बात खटक गई। उसने महसूस किया था कि पिछले कुछ महीनों से उसकी माँ काफी खोई खोई रहने लगी थी। जब राघव और प्रीति वीकेंड पर बाहर घूमने जाते या किसी पार्टी में जाते, तो सुमित्रा जी हमेशा घर पर ही रुकना पसंद करती थी। राघव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में अपनी माँ के अकेलेपन को कभी गहराई से देखा ही नहीं था। वह अपनी पत्नी, अपने करियर और अपने दोस्तों की दुनिया में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि जब वो ऑफिस चला जाता है तो उसकी माँ पूरे दिन उस चारदीवारी में क्या करती होंगी। रात को जब राघव और प्रीति अपने कमरे में थे, तो राघव ने ये बात प्रीति से शेयर की। प्रीति एक बेहद समझदार और आधुनिक विचारों की लड़की थी। उसने राघव की बात को बहुत ध्यान से सुना और कहा, राघव, मम्मी जी ने अपनी पूरी जवानी तुम्हारी परवरिश में लगा दी। उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अब जब तुम सेटल हो चुके हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो मम्मी जी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं बची है और यही वजह है कि अब उन्हें अपना अकेलापन काटने को दौड़ता होगा। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। राघव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसने पूछा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा किसी ट्रिप पर भेज सकते हैं या उनके साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं। इस पर प्रीति ने कुछ ऐसा कहा जिसने राघव के पैरों तले जमीन खिसका दी। प्रीति ने बहुत संजीदगी से कहा, राघव, मम्मी जी की उम्र अभी सिर्फ 52 साल है।
आगे की जिंदगी बहुत लंबी है, क्यों ना हम मम्मी जी की दूसरी शादी करवा दें। राघव ये सुनते ही बेड पर उछल पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, प्रीति तुम होश में तो हो? सास की शादी, हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे? और मम्मी, वो तो इस बात को सुनते ही हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी। वो बेहद पारंपरिक विचारों की है, उनके सामने ऐसी बात करना भी पाप है। प्रीति ने मुस्कुराते हुए राघव का हाथ थामा और कहा, राघव, लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो। सोचो कि मम्मी जी की खुशी किसमें है। क्या तुम चाहते हो कि वह अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ टीवी देखकर और हमारा इंतजार करके गुजार दें? उन्हें भी एक जीवन साथी की जरूरत है, एक ऐसे दोस्त की जो उनके सुख दुख को समझ सके, जिसके साथ वो दिल खोल कर बात कर सके। राघव पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ समाज का डर, उसकी खुद की परवरिश और माँ की रूढ़िवादी छवि थी, तो दूसरी तरफ माँ का वो उदास चेहरा था जो उसने शाम को देखा था। आखिरकार राघव का बेटा वाला दिल जीत गया। उसने तय किया कि वह इस मिशन में प्रीति का साथ देगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये एक सास की शादी थी, और वो भी एक ऐसे परिवार में जहां परंपराओं को बहुत ऊपर रखा जाता था। अगले दिन से राघव और प्रीति का गुप्त मिशन शुरू हो गया। मिशन का नाम रखा गया मिशन सुमित्रा। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सुमित्रा जी के लिए कोई अच्छा, सुलझा हुआ और उनकी उम्र का जीवन साथी कहां से ढूंढा जाए। राघव और प्रीति ने चोरी छिपे मैट्रिमोनियल साइट्स पर सुमित्रा जी का प्रोफाइल बनाने का फैसला किया। प्रोफाइल बनाते समय दोनों को इतनी हंसी आ रही थी और इतना डर लग रहा था जैसे वह कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। प्रीति लैपटॉप पर बैठी थी और राघव दरवाजे पर पहरा दे रहा था कि कहीं मम्मी जी अचानक ना आ जाए। प्रोफाइल में नाम बदला गया ताकि कोई पहचान न सके, लेकिन तस्वीरें और बाकी जानकारियां सही रखी गई। 2-3 दिनों के भीतर ही कुछ प्रोफाइल सामने आई, लेकिन राघव को कोई भी अपनी माँ के लायक नहीं लगा। किसी को अमीर विधवा चाहिए थी, तो किसी को घर संभालने वाली नौकरानी जैसी पत्नी चाहिए थी। राघव भड़क जाता और कहता, नहीं, मेरी मम्मी के लिए ये सब बकवास है। मेरी मम्मी एक क्वीन है, उनके लिए कोई राजा ही चाहिए। तभी एक दिन प्रीति की नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी। नाम था आनंद वर्मा, उम्र 55 वर्ष, पेशे से एक रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले रहते थे। उनका एक बेटा था जो अमेरिका में सेटल था, और उसने ही अपने पिता की प्रोफाइल बनाई थी क्योंकि वो भी अपने पिता के अकेलेपन से परेशान था। आनंद जी की तस्वीरें देखकर ही लग रहा था कि वे बेहद शालीन, हंसमुख और सुलझे हुए इंसान थे। उन्हें संगीत का शौक था और किताबें पढ़ने का भी, बिल्कुल सुमित्रा जी की तरह। राघव और प्रीति ने आनंद जी के बेटे से संपर्क किया। दोनों तरफ से बातें हुई और बच्चों के बीच एक मीटिंग तय हुई। राघव और प्रीति एक कैफे में आनंद जी से मिले। आनंद जी का व्यक्तित्व इतना शानदार था कि राघव पहली ही मुलाकात में उनका मुरीद हो गया। आनंद जी ने बहुत साफगोई से कहा, देखिए बच्चों, मैं इस उम्र में कोई नया संसार बसाने के सपने नहीं देख रहा, लेकिन हाँ, जिंदगी के इस पड़ाव पर एक सच्चे दोस्त की कमी बहुत खलती है। अगर आपकी माता जी को भी ऐसा ही लगता है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। राघव ने मन ही मन कह दिया, ससुर जी तो फाइनल है। अब बारी थी सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक मोड़ की, सुमित्रा जी को इस बारे में बताना और उन्हें राजी करना। राघव और प्रीति ने एक पूरा प्लान तैयार किया। उन्होंने तय किया कि वे सीधे जाकर ये बात नहीं बोलेंगे, बल्कि धीरे धीरे माहौल बनाएंगे। रविवार का दिन था। सुमित्रा जी रसोई में पूरियां तल रही थी। राघव वहां गया और बड़ी मासूमियत से बोला, मम्मी, आज मौसम कितना अच्छा है ना, क्यों ना हम सब शाम को बाहर चलें? मेरे एक दोस्त के पिताजी आए हुए हैं, वे भी अकेले हैं, तो सोचा उनसे भी मिल लेंगे। सुमित्रा जी ने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ ठीक है बेटा, तुम लोग कह रहे हो तो चल पड़ूंगी। राघव और प्रीति ने राहत की सांस ली। शाम को वे एक खूबसूरत फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचे। आनंद जी वहां पहले से मौजूद थे। वे एक हल्के नीले रंग के कुर्ते में बेहद डैशिंग लग रहे थे। जब सुमित्रा जी रेस्टोरेंट में पहुंची और राघव जी ने आनंद जी से उनका परिचय कराया,
तो शुरुआत में सब कुछ बहुत सामान्य था। आनंद जी ने बातचीत शुरू की। उन्होंने पुरानी शायरी, पुराने गानों और बनारस के घाटों का जिक्र छेड़ा। सुमित्रा जी, जो आमतौर पर अनजान लोगों से बहुत कम बात करती थी, धीरे धीरे उस बातचीत में शामिल होने लगी। राघव और प्रीति चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में कामयाबी की चमक थी। सुमित्रा जी के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो राघव ने सालों से नहीं देखी थी। वे खुलकर हंस रही थी और अपनी पसंद नापसंद साझा कर रही थी। करीब 2 घंटे की बातचीत के बाद जब वे घर लौटने लगे तो आनंद जी ने सुमित्रा जी से कहा, सुमित्रा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है दोबारा मुलाकात होगी। सुमित्रा जी ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। घर पहुंचते ही राघव ने सोचा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। उसने प्रीति को इशारा किया। दोनों सुमित्रा जी के कमरे में गए। सुमित्रा जी अपना चेंज कर रही थी। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, मम्मी, आपको आनंद अंकल कैसे लगे? सुमित्रा जी ने कहा, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत तमीजदार और पढ़े लिखे हैं। क्यों, क्या हुआ? राघव ने प्रीति का हाथ कसकर पकड़ा और एक ही सांस में बोल गया, मम्मी, हम चाहते हैं कि आप आनंद अंकल से शादी कर लें। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। सुमित्रा जी के हाथ से उनका दुपट्टा छूट गया। उनकी आंखें गुस्से और हैरानी से लाल हो गईं। उन्होंने राघव की तरफ देखा और बेहद कड़क आवाज में कहा, राघव, ये क्या बकवास है? तुम्हारी मति मारी गई है क्या? इस उम्र में तुम अपनी माँ की शादी की बात कर रहे हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? थू थू करेंगे मुझ पर। और तुम दोनों को शर्म नहीं आई अपनी माँ के लिए ऐसा सोचते हुए? सुमित्रा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे रोने लगी और उन्होंने राघव और प्रीति को तुरंत अपने कमरे से बाहर जाने को कह दिया। राघव बहुत हताश हो गया। उसे लगा कि उसका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। उसने प्रीति से कहा, मैंने कहा था ना प्रीति, यह नामुमकिन है, मम्मी कभी नहीं मानेंगी। लेकिन प्रीति हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, राघव, मम्मी जी का गुस्सा जायज है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस समाज के दायरे में रहकर गुजार दी, अचानक उससे बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं है। हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा और उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हम ये सब उनके भले के लिए कर रहे हैं। अगले 2 दिन घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। सुमित्रा जी ने राघव और प्रीति से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वे सिर्फ अपने काम से काम रखती और कमरे में बंद रहती। राघव को बहुत दुख हो रहा था कि उसकी वजह से उसकी माँ की आंखों में आंसू आए। तीसरे दिन राघव ने एक अलग तरीका आजमाने की सोची। वो शाम को ऑफिस से जल्दी आ गया। वो सीधे अपनी माँ के कमरे में गया और उनके पैरों के पास फर्श पर बैठ गया। उसने सुमित्रा जी का हाथ अपने हाथों में लिया। सुमित्रा जी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसे कसकर पकड़ लिया। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मम्मी, आप मुझसे नाराज हो, मुझे मार लो, डांट लो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। जब पापा गए थे मैं बहुत छोटा था। आपने मेरे लिए अपनी हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश को मार दिया। आपने कभी नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मेरी स्कूल की फीस भरी जा सके। आपने कभी कोई शौक पूरा नहीं किया ताकि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं। आज मैं सब कुछ पा चुका हूँ मम्मी। मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छा घर है, एक प्यारी पत्नी है। लेकिन जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ और प्रीति अपने काम पर चली जाती है तो आप इस बड़े से घर में अकेली रह जाती हैं। आपकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं कि कब आपका बेटा वापस आएगा। मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, आपका पूरा संसार हूँ, लेकिन आपका जीवन साथी नहीं बन सकता। मैं आपको वो वक्त और वो साथ नहीं दे सकता जो एक हमसफर दे सकता है। क्या मुझे ये हक नहीं है कि मैं अपनी माँ को अपनी जिंदगी के बाकी साल हंसते हुए किसी के साथ अपना सुख दुख बांटते हुए देखूं? क्या समाज की खोखली बातें आपकी खुशी से ज्यादा बड़ी हैं? राघव की बातें सुनकर सुमित्रा जी का दिल पिघल गया। उनके गुस्से की दीवार ढह गई। वे फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने राघव को गले से लगा लिया। प्रीति भी दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी और उसकी आंखों में भी आंसू थे। सुमित्रा जी ने रोते हुए कहा, बेटा, मुझे डर लगता है। इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? तेरी चाची, तेरे ताऊ जी, समाज के लोग सब कहेंगे कि बुढ़ापे में सुमित्रा को जवानी चढ़ी है। मैं ये सब कैसे झेलूंगी? तभी प्रीति अंदर आई और उसने कहा,
मम्मी जी, जो समाज आज बातें बनाएगा, कल जब आप अकेली बीमार पड़ेंगी तो वो समाज आपकी तीमारदारी करने नहीं आएगा। हमारे लिए आपकी खुशी सबसे ऊपर है। और अगर राघव के ताऊ चाची कुछ कहते हैं तो उन्हें कहने दीजिए। राघव उनका सामना करेगा। सुमित्रा जी ने अपने बच्चों के प्यार और समझदारी को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चे कितने बड़े और परिपक्व हो चुके हैं। आखिरकार उन्होंने बेहद धीमे से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। राघव और प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने कमरे में ही एक छोटा सा डांस कर डाला, जिससे सुमित्रा जी के चेहरे पर भी हंसी आ गई। अब कहानी आगे बढ़ी और शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। आनंद जी के बेटे भी अमेरिका से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत आ चुके थे। वे लोग भी बेहद खुश और उत्साहित थे। राघव और प्रीति ने तय किया कि वे शादी को बहुत बड़ी और भव्य नहीं बनाएंगे, बल्कि एक खूबसूरत और मजेदार पारिवारिक उत्सव की तरह मनाएंगे। उन्होंने दिल्ली के ही एक छोटे लेकिन आलीशान बैंक्वेट हॉल को बुक किया। प्रीति ने अपनी सास के लिए एक बेहद खूबसूरत हल्के गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी चुनी। सुमित्रा जी जब वो साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो प्रीति ने उनके माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और कहा, मम्मी जी, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हैं। सुमित्रा जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शादी का दिन आ गया। बैंक्वेट हॉल को गेंदे और मोगरे के फूलों से बेहद सादगी और खूबसूरती से सजाया गया था। आनंद जी अपनी बारात लेकर पहुंचे। बारात में कोई बहुत बड़ा शोर शराबा नहीं था, लेकिन आनंद जी के दोस्त और उनका बेटा ढोल की थाप पर खूब नाच रहे। आनंद जी खुद भी शेरवानी पहने हुए बेहद जच रहे थे। राघव और प्रीति ने बारात का स्वागत किया। तभी एक मजेदार वाकया हुआ। ताऊ जी और ताई जी जो कह रहे थे कि वे इस शादी में शामिल नहीं होंगे, मुफ्त के रसगुल्लों और शाही पनीर की खुशबू सूंघकर चुपचाप कोने वाली टेबल पर आकर बैठ गए थे। राघव ने उन्हें देख लिया, लेकिन वो मुस्कुरा कर रह गया। उसने कुछ नहीं कहा। जयमाला का वक्त हुआ। सुमित्रा जी को स्टेज पर लाया गया। वे अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आनंद जी ने जैसे ही सुमित्रा को देखा, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जब जयमाला हाथ में लेने की बारी आई तो आनंद जी के दोस्तों ने मजाक में आनंद जी को थोड़ा पीछे कर दिया। इस पर राघव तुरंत अपनी माँ की तरफ से आगे आया और बोला, अरे जीजा जी, ऐसे कैसे? हमारी दुल्हन को परेशान मत कीजिए। ये सुनते ही पूरे हॉल में ठहाका गूंज उठा। सुमित्रा जी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आनंद जी ने मुस्कुराते हुए सुमित्रा जी के गले में वरमाला डाल दी और फिर सुमित्रा जी ने भी आनंद जी को वरमाला पहनाई। हर तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। स्टेज पर दोनों के बच्चे, राघव, प्रीति और आनंद जी का बेटा बहू खड़े होकर जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जो बहुत अनोखा और दिल को छू लेने वाला था। इसके बाद फेरों का वक्त आया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्नि के सामने आनंद जी और सुमित्रा जी बैठ गए। राघव ने अपनी माँ का कन्यादान या यूं कहें कि मातृ दान करने का फैसला किया था। जब राघव ने अपनी माँ का हाथ आनंद जी के हाथ में दिया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये एक बेटे के अपनी माँ के प्रति फर्ज पूरा करने के गर्व के आंसू थे। उसने आनंद जी से कहा, पापा, मेरी मम्मी थोड़ी भोली है, लेकिन गुस्सा बहुत तेज आता है, इनका ख्याल रखिएगा। आनंद जी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, राघव, तुमने मुझे जो तोहफा दिया है उसकी कीमत मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं वादा करता हूँ कि सुमित्रा जी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। फेरे पूरे हुए। आनंद जी ने सुमित्रा जी की मांग में सिंदूर भरा और उन्हें मंगलसूत्र पहनाया। शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद एक छोटा सा रिसेप्शन डिनर था। सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी स्टेज पर राघव ने माइक संभाला। उसने कहा, हेलो एवरीवन, आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। लोग अक्सर अपनी शादी में खुश होते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ की शादी में खुश हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्यार, दोस्ती और साथ की कोई उम्र नहीं होती। समाज क्या सोचेगा इस डर से अगर हम अपने सपनों की खुशियों को मार दें तो हमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है। मम्मी, आई लव यू। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। यहाँ तक कि कोने में बैठे ताऊ जी भी
अपनी प्लेट चमचे से बजाते हुए हल्के से मुस्कुरा रहे थे। ताई जी ने ताऊ जी को कोनी मारते हुए कहा, देखा जी, हमारा राघव कितना बड़ा आदमी बन गया है। कितनी बड़ी बात कह दी उसने। ताऊ जी ने भी अपनी लाठी संभाली और बोले, हाँ, लड़का तो हमारा ही है, खून तो खानदान का ही है। राघव ये देखकर समझ गया कि ताऊ जी का गुस्सा भी अब पूरी तरह पिघल चुका है। विदाई का वक्त आया। ये विदाई बहुत अलग थी। सुमित्रा जी रो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। राघव ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, मम्मी, अब आप हमारे घर मेहमान बनकर आएंगी और हम आपके घर मेहमान बनकर आएंगे। आनंद पापा के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। प्रीति ने सुमित्रा जी के पैर छुए और कहा, मम्मी जी, सासू माँ के रूप में आप बेस्ट थी, अब एक दोस्त के रूप में अपनी जिंदगी जिए। सुमित्रा जी और आनंद जी गाड़ी में बैठे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। राघव और प्रीति एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और गाड़ी को जाते हुए देख रहे थे। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। राघव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने प्रीति की तरफ देखा और कहा, थैंक यू प्रीति, अगर तुम ना होती तो मैं कभी ये हिम्मत नहीं कर पाता। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मुझे नहीं, अपनी सोच को कहो राघव। आज तुमने साबित कर दिया कि एक बेटा अपनी माँ का सबसे बड़ा रक्षक और दोस्त हो सकता है। दोनों मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गए, ये जानते हुए कि अब उस घर में कोई अकेलापन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ खुशियां और नई यादें होंगी।